सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव और इस विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, अपर सचिव एवं उच्च प्रवास महासंरक्षक विदेश मंत्रालय श्री अमृत लोगुन जी, प्रवासी भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री योगेश्वर सांगवन जी, इस विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण के निदेशक श्री धर्मेंद्र सिंह जी, संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार श्री वीरेंद्र कुमार जी, संयुक्त श्रम आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, मंच पर बैठे अन्य प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और ये उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, कल पूरे देश के अंदर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और हम लोग विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर ये श्रमिक कल्याण दिवस के रूप में विश्वकर्मा जयंती को मना रहे हैं। मित्रों, इस देश की खासियत रही है कि हम हर चीज की पूजा करते हैं। पहाड़ हो, पत्थर हो, नदी हो, तालाब हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, हर चीज की हम पूजा करते हैं और हम कुछ प्रतीक निर्धारित करते हैं। जैसे विद्या की प्रतीक सरस्वती, तो विद्या की पूजा करना यानी सरस्वती की पूजा करना। धन की प्रतीक लक्ष्मी, शक्ति की प्रतीक दुर्गा। उसी प्रकार ये जो यंत्र है, ये जो मशीन है, ये जो निर्माण है, उसके प्रतीक है भगवान विश्वकर्मा। और कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना की यानी मनुष्य पैदा होने के बाद जब तक आपके पास हथियार नहीं है, मशीन नहीं है, यंत्र नहीं है, तब तक आप निर्माण का काम नहीं कर सकते। आदमी है, लेकिन अगर भवन बनाना तो उसके लिए उसको सामान चाहिए, उसको मशीन चाहिए, उसको यंत्र चाहिए, औजार चाहिए। यानी हर निर्माण के लिए औजार की आवश्यकता है। समय के अनुसार औजार बदलता रहा। अब औजार आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया औजार, लेकिन ये हर चीज, यंत्र, मशीन, औजार, इसके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। और हम लोगों ने निर्माण के प्रतीक के रूप में विश्वकर्मा की कल्पना की है और बिहार में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया जाता है। और मित्रों, इस विश्वकर्मा का संबंध किसी धर्म के साथ नहीं है, इसलिए वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, मोटर मैकेनिक हो, गाड़ी का मैकेनिक हो, ड्राइवर हो, ट्रैक्टर चलाने वाला हो, कोई और कल कारखाना चलाने वाला हो, वो अपनी मशीन की पूजा करता है। यानी मशीन की पूजा का मतलब क्या है? मशीन ठीक रहे, मशीन उसके रोजी रोटी का आधार है, मशीन से निर्माण होता है। अगर मशीन खराब होगी, मशीन ठीक से नहीं चलेगी, तो उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मित्रों, और मुझे खुशी इस बात की कि जब मैं 2005 में इस विभाग का मंत्री बना, उसी समय हम लोगों ने ये श्रम कल्याण दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और मुझे खुशी है कि तब से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मशीन के बाद कौशल। मशीन है, लेकिन इसको चलाने वाला आदमी के पास हुनर चाहिए, कौशल चाहिए। गाड़ी है, लेकिन अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो उसके मशीन का कोई मतलब नहीं है। ये कौशल का विकास, ये हुनर का विकास। और जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, वो कभी ना भूखा रह सकता है, ना बेकार रह सकता है। वो 2 जून की रोटी कमा लेगा, उसको कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी के पास हर, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने हाथ से काम करने वाले लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। अभी विजय जी जिक्र कर रहे थे, आज अगर घर में लाइट, बिजली खराब हो जाए तो आपको 2 दिन तक बिजली का मिस्त्री नहीं मिलेगा। अगर पाइपलाइन में गड़बड़ी आ जाए तो आपको पानी का मिस्त्री नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पानी मिस्त्री नहीं बनना चाहता, समझता है कि अगर मिस्त्री बनेंगे तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन कमा कौन रहा है? आज एक बिजली मिस्त्री चाहे तो महीने में 25,000 50,000 कमा सकता है। एक घटना मुझे याद है कि एक लेख लिखा था अभी हाल के दिनों में कि अगर किसी व्यक्ति को अपने लड़की के लिए लड़के की आवश्यकता हो
और एक बीए पास लड़का है और दूसरी ओर एक बिजली मिस्त्री है। बीए पास लड़का कुछ नहीं कमाता, कोई बीए की डिग्री है, और एक दूसरा लड़का है जो बिजली मिस्त्री आईटीआई पास किया है और 20,000 25,000 कमाता है। तो सवाल पूछा गया कि आप अपनी लड़की के लिए किस लड़के को पसंद करेंगे, बिजली मिस्त्री को जो 25,000 कमाता है या ग्रेजुएट को जो कुछ नहीं कमाता है? इसका उत्तर क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं। अधिकांश लोग बिजली मिस्त्री के बजाय ग्रेजुएट को अपनी लड़की देना पसंद करेंगे। ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है। बीए पास है लेकिन कुछ नहीं कमाता है। एक सर्वोदय आंदोलन के बड़े नेता हुए दादा धर्माधिकारी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक व्यक्ति आए मेरे पास नौकरी के लिए, तो मैंने पूछा तुम क्या जानते हो? तो कहा कि मैं बीए पास हूँ। कहा कि मैं बीए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या जानते हो? तो समझ ही नहीं पा रहा। कहा सर मैं बीए पास हूँ, आप पूछे मैं क्या जानता हूँ? तो कहने का मतलब है केवल बीए पास होने से रोजगार नहीं मिल सकता है, केवल बीकॉम पास होने से आप 2 जून की रोटी नहीं कमा सकते। और जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, वो भले ही नॉन मैट्रिक होगा, भले ही 10वीं पास होगा, लेकिन वो बीए बीकॉम वाले से और ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने हाथ से काम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं दिया। गांधी ने वो काम प्रारंभ किया था कि हाथ से काम करने वाले को, हुनर वाले को, कौशल वाले को और समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। और ये विश्वकर्मा जयंती का ये जो अवसर है, श्रमिक कल्याण दिवस, वही श्रमिक ज़्यादा कमा सकता है। अब यहाँ पर लोग थे, कोई एनटीपीसी में काम कर रहा, कोई इंडियन ऑयल में, कोई सीमेंट कंपनी में, तो जिनके पास कौशल है वो ज़्यादा कमा रहे हैं। यहाँ पर हमारे श्रमिक संगठनों के बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। चौधरी जी, ये सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्र प्रकाश जी मौजूद, और लोग मौजूद हैं। मेरे मित्रों, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब इस विभाग का मंत्री था उस समय समुद्र पार नियोजन की कल्पना की गई, लेकिन अब जाकर प्रारंभ हो रहा है। आप दिल्ली से पटना आइए सुबह के हवाई जहाज में, आपको पूरा हवाई जहाज लेबर से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। सारे के सारे लेबर कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई दुबई से, कोई कतार से, कोई कहीं से, सारे लेबर क्लास से, और वो वहाँ से लौट रहे छुट्टियों में या कमा कर लौट रहे। और उसमें अधिकांश लोग बड़ी संख्या में सिवान, गोपालगंज, छपरा, इन इलाकों के लोग और भी जगहों से लोग जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं कि जो लोग कमाने जाते, दिल्ली जाए या विदेश जाए, अगर उनके पास जो हुनर है वो अगर उसका अपग्रेड हो जाए, अगर वो ज़्यादा बेहतर हुनर उनके पास हो। आज एक राजमिस्त्री है, वो पुराने औजार से काम करता है, जुड़ैया करता है, प्लस्तर करता है, उसको मिलता 400 रुपया प्रतिदिन या 300 रुपया। और वही राजमिस्त्री अगर नए तरीके से भवन निर्माण की तकनीक जानता हो तो दिल्ली में जाकर उसको 800 रुपया, 1000 रुपया कमा सकता है। इसे तकनीक का जमाना है। एक वही नाई का काम करने वाला और एक वही नाई जब सैलून में काम करता है तो कितना कमाता है। यानी जमाने के अनुसार हथियार बदलना चाहिए, जमाने के अनुसार यंत्र बदलना चाहिए, समय के अनुसार मशीन बदलना चाहिए। वही एक मोची का काम करने वाला, एक चमड़े का काम करने वाला सड़क पर काम करता है, 50 रुपये कमाता है। और अभी बाटा कंपनी के लोग आए हुए थे, बाटा में जब काम करता है तो वही चमकार और 10,000 रुपया महीना कमाता है। तो स्किल को अपग्रेड करना, जो हुनर और जो कौशल है उसका उन्मुखीकरण करना। इसलिए मुझे खुशी है कि माननीय विजय सिन्हा जी, सुधीर जी और भारत सरकार के सहयोग से जो लोग विदेश जाते हैं वो विदेश जाने के पहले वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के बारे में जानकारी, वहाँ की भाषा, वहाँ के नियम कानून और उनके कौशल का अगर अपग्रेड कर दें हम, तो जाने के बाद ज़्यादा कमा सकेंगे, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। और मुझे खुशी की 4 जगहों पर इसका केंद्र जो है प्रारंभ किया जा रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा। और ये और मुझे अभी बताया गया
कि 2017 में 59,426 लोग बिहार से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए, जिनको कि इमिग्रेशन क्लियरेंस मिला। यानी बिना क्लियरेंस के भी बहुत लोग चले गए होंगे, लेकिन जिनको उत्प्रवास निर्गम इमिग्रेशन क्लियरेंस मिला है वो 69,426 संख्या थी। ये संख्या 18 में घटकर 59,181 हुई और 2019 में संख्या अगस्त तक 25,660 है। मित्रों, खाड़ी में जाने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वहाँ पर जो नए नए नियम कानून बने हैं उसके कारण, अनेक तरह के और प्रावधानों के कारण खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों की संख्या केवल बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उनकी संख्या कम हो रही है। इसलिए लेकिन मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिनके पास कौशल है, अगर खाड़ी में उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। इससे मैंने जो पहली बात कही कि कौशल वाले को रोजगार की दिक्कत नहीं है। और मैंने सुधीर जी से एक और आग्रह किया है कि आपने विदेशी देशों के नियम कानून, परंपराओं, भाषाओं की जानकारी के अभाव में श्रमिक जाते हैं, प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं, और इसके लिए श्रमिकों के सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत और 4 जगहों पर ये केंद्र प्रारंभ करें। मेरा सुझाव होगा कि एक केंद्र आप सिवान या गोपालगंज में भी प्रारंभ कीजिए, कि सबसे ज़्यादा लोग उस इलाके से और विदेशों के अंदर। मित्रों, ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग जिनकी संख्या इस देश में 32 करोड़ से ज़्यादा है, और क्या सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा? जब तक स्वास्थ्य है, शरीर ठीक है, मेहनत करते हैं, अपना कमा लेते हैं, लेकिन 60 साल के बाद क्या होगा? कोई किसी कंपनी में तो काम कर नहीं रहे हैं, और तो प्राइवेट कंपनी में भी पेंशन का प्रावधान नहीं है, केवल सरकार में ही पेंशन का प्रावधान है। किसान क्या करेगा 60 साल की उम्र के बाद? निर्माण मजदूर क्या करेगा 60 साल के बाद? छोटा दुकानदार क्या करेगा जब वो कमाने लायक नहीं रहेगा? और इस मायने में मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस देश के किसानों के लिए, इस देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और इस क्षेत्र के स्वरोजगारी और छोटे दुकानदारों के लिए और पेंशन योजना प्रारंभ की है। अलग अलग पेंशन योजना है, लेकिन सभी पेंशन योजनाओं में आप जितना पैसा जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार अपनी ओर से जमा करेगी। आप अगर 100 रुपया प्रति माह जमा करते हैं तो भारत सरकार भी 100 रुपया उस खाते में अपनी ओर से जमा करेगी। उसके कुछ नियम कानून में, उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन हर में यही प्रावधान है कि 40 वर्ष की उम्र तक आप उस पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, और लगातार अगर पैसा जमा करते रहेंगे तो 60 साल की उम्र होने पर आपको 3,000 रुपया प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा। और इसलिए यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा, और मैं लेबर डिपार्टमेंट के भी लोगों से आग्रह करूँगा कि इन दोनों चीज़ों को, चाहे किसान का काम तो लेबर कृषि विभाग कुछ हद तक करेगा, मदद करेगा, लेकिन ये जो छोटे दुकानदार और स्वरोजगारी है और जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र, वो चाहे ठेला चलाने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, निर्माण मजदूर हों, घर में काम करने वाले दाई नौकर हों, इनका निबंधन कराना, इसमें आपके बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता है। और मैं बताना चाहूँगा आपको मित्रों कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें श्रमिक असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं इनका निबंधन, और यहाँ बैठे तिवारी जी, बिहार के अंदर हर पंचायत में 2-3 कॉमन सर्विस सेंटर है। कितना तिवारी जी बिहार में? कितना? 29,000 और कॉमन सर्विस सेंटर है, यानी एक पंचायत में 2-2, 3-3 है। ये एक प्रकार का साइबर कैफे,
वहाँ जाकर आप अपना निबंधन करा सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार किसी मायने में पीछे नहीं रहता है। बिहार श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन योजना है, इसमें बिहार पूरे देश में 5वें नंबर पर है। अभी तक 1,58,000 और श्रमिकों का, मजदूरों ने इस 3,000 रुपये वाली पेंशन योजना में अपना निबंधन करा दिया है और हम 5वें नंबर पर हैं। और उसी प्रकार जो स्वरोजगार और दुकानदारों वाली जो योजना है, जो केवल 3 दिन पहले ही प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से, उसमें बिहार तीसरे नंबर पर है। और जो किसान मानधन योजना है, किसानों के लिए जो पेंशन योजना है, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है। और उसमें करीब 1,85,000 किसानों ने अभी तक अपना निबंधन कराया है या पैसा जमा करना प्रारंभ किया है। तो मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से आग्रह करूँगा, अभी तो जवानी है, अभी तो उम्र है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो पता नहीं बेटा बेटी साथ देगा कि नहीं, बहू और बाकी लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंशन योजना आपको मदद करेगी। और इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है, अभी से 50 रुपया 100 रुपया जो इसका नियम है जमा करना प्रति माह प्रारंभ कीजिए। आपके बैंक खाते से अपने आप वो पैसे की कटौती होनी प्रारंभ हो जाएगी, ताकि आपका बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित रहे और आपको बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मेरे मित्रों, जब हम कौशल विकास का, अभी हम लोग जब कौशल विकास का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक आग्रह करूंगा, केवल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है। अब बेचारे संतोष गंगवार जी ने क्या कहा और क्या मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ निकाल दिया। अरे भाई, आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, लेकिन जब टाइप करने के लिए गए परीक्षा देने के लिए, तो आपकी स्किल 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि एम्प्लॉयबल स्किल, यानी अगर किसी को चाहिए सेल्समैन, तो सेल्समैन चाहिए तो उसमें सेल्समैन के जो गुण होने चाहिए, जो प्रशिक्षण होना चाहिए, वो पूरा प्रशिक्षण नहीं होगा तो आपको रोजगार मिलने में दिक्कत होगी। और यही गंगवार जी का कहने का तात्पर्य था कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं, उनके यहाँ जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, चाहे ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या बाकी जगह हो, वो बेहतर है। ये उनका कहने का मतलब नहीं था कि उत्तर बिहार, वो तो खुद उत्तर भारत के आदमी हैं, कि उत्तर भारत के लोग अयोग्य हैं। ये किसने कहा? ये तो अपने मन से जोड़ दिया कुछ लोगों ने कि उन्होंने कहा। उसका मतलब ये कि केवल सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलेगी। आपने ITI का ट्रेनिंग तो ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन जब परीक्षा देने गए या नौकरी के लिए गए, तो जो बिल्डर का काम करना, बिजली का काम करना है, उसके योग्य नहीं पाए जाएंगे आप अगर, तो सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलेगी। उसको अंग्रेजी में शब्द है एम्प्लॉयबल स्किल। जिस प्रकार की नौकरी चाहिए उसके अनुसार उसका कौशल होना चाहिए, केवल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो केवल हाथ रखने से टाइपिंग नहीं होगा, भले आपके पास सर्टिफिकेट हो। टाइपिंग की अगर स्पीड 30 मांगता है तो 40 की स्पीड आपके पास अगर होगी तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। इसलिए मित्रों, मैं इसलिए, और बिहार सरकार इस दिशा में काफ़ी काम भी कर रही है। मित्रों, मैं एक और विषय का जिक्र करना चाहूँगा, वो ESI के बारे में। और ये जो ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी बीमा निगम, किसी भी संस्थान में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको ESI का लाभ मिल सकता है। और पहले ये 15,000 अगर जिनको मासिक, जिनको आमदनी थी या तनख्वाह मिलती थी, वही लोग ESI का लाभ उठा सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर 21,000 कर दिया है कि अब अगर किसी व्यक्ति की मासिक आमदनी 21,000 है तो भी वो ESI का लाभ उठा सकता है। और दूसरा है
कि पहले जहां कर्मचारी को 1.75% अपने तनख्वाह का ईएसआई में अंशदान करना पड़ता था, उसको घटा के 0.75% कर दिया गया है। और जो मालिक है उसको जहाँ 4.75% अंशदान करना पड़ता था, वो घटाकर 3.25% कर दिया गया। और इसका और इसलिए और पूरे देश में करीब 3,60,00,000 कर्मचारी जो हैं वो एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से आच्छादित है और लगभग 22,000 करोड़ ईएसआई के तहत अभी पैसा जमा है। और मैं चाहूँगा लेबर डिपार्टमेंट और सारे जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने और भी संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं, कि वो अपने कर्मचारियों का, अपने मजदूरों का ईएसआई में निबंधन कराएं, ताकि कल अगर बीमारी होती है तो उसको इलाज में कुछ मदद मिल सके और उसको कुछ उसका जो है और लाभ मिल सके। तो इसलिए मित्रों, देखिए मित्रों, मालिक और मजदूर इन दोनों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। वो जमाना चला गया कि जब मालिक और मजदूर में संघर्ष होता था, जगह जगह केवल हड़ताल होती थी। मालिक और मजदूर दोनों को मिलकर देश के विकास में योगदान करना है। अब वो जमाना चला गया कि कमाने वाला खाएगा। अब कमाने वाला केवल खाएगा नहीं, बल्कि कमाने वाला खिलाएगा। और केवल अगर कमाने वाला खाएगा तो अगर घर में कोई विकलांग है तो क्या होगा, कोई विधवा है तो क्या होगा, बूढ़ा बूढ़ी है तो क्या हो गया। एक जमाना था कि नारा लगता था कि कमाने वाला खाएगा, फिर अब कमाने वाला खिलाएगा। ऐसे मालिक और मजदूर, मालिकों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने कर्मचारियों को, अपने लेबर को, अपने मजदूरों को सरकार के जो भी प्रावधान है उसका पूरा लाभ देने का काम करें। और यहीं पर श्रमिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे खुशी कि बिहार के श्रमिक संगठन बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मालिक और मजदूर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर विकास का काम, मिलकर उत्पादन नहीं करेंगे, हड़ताल हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूर भी बेरोजगार हो गया, मालिक भी बेरोजगार हो गया। इसलिए मालिक और मजदूर इन दोनों के अंदर एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए। जिस तरह से परिवार के अंदर माता पिता, बेटा बेटी परिवार होता है, उसी प्रकार ये जो फैक्ट्री है, ये जो उद्योग है, एक परिवार है। इसमें मालिक और मजदूर का संबंध पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पिछले अनेक वर्षों से इस देश के अंदर जो एक माहौल बना है, जिसमें अब कम से कम हड़ताल दिखाई पड़ती है। नहीं तो मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, या हम लोग के ज़माने में रोज हड़ताल, यहाँ हड़ताल, वहीं हड़ताल, और कई राज्य तो हड़ताल में बर्बाद हो गए। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसीलिए मजबूरी में हड़ताल भी करना पड़ सकता, करना भी चाहिए, कोई अर्ज नहीं। लेकिन इससे मालिक और मजदूर ये दोनों का दायित्व बनता है। और इस दिशा में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की सरकार ने और बहुत सारे जो लेबर लॉज, जो श्रम कानून थे, तो 44 श्रम कानूनों को मिलाकर, 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 लेबर कोड में उसको परिवर्तित किया गया है। और बड़ी संख्या में जो 50 साल पुराने, 40 साल पुराने जो श्रम कानून थे, उनकी संख्या कम कर दी गई है। लाभ पूरा मिलेगा श्रमिकों को, लेकिन उसको मर्ज करके उनकी संख्या जो है और कम कर दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए कि 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी अगर किसी फैक्ट्री में या किसी उद्योग में काम करते हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। आज कोई फैक्ट्री में किसी को और नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, कब बहाल हुआ पता नहीं, कब निकाल दिया पता नहीं। तो अब भारत सरकार ने जो श्रम कानूनों की संख्या मर्ज करके, विलय करके 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया गया है। उसमें प्रावधान है कि 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। हर कर्मचारी का साल में एक बार मेडिकल चेकअप कराया जाना अनिवार्य होगा। हमारा कर्मचारी ये काम कर रहा है, उसका मेडिकल चेकअप कराना, क्या मेडिकल चेकअप कराना, उसका भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई
नाइट शिफ्ट में काम करना चाहे तो वो नाइट शिफ्ट में और वो काम कर सकती है, उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो किया जाना है। उसी प्रकार अगर कोई महिला जो श्रमिक है, जो फैक्ट्री में काम कर रही है, कहीं काम कर रही है, और वो अगर गर्भवती हो गई तो पहले जहाँ केवल 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश का प्रावधान था, 12 सप्ताह का मतलब 3 महीना, अब भारत सरकार इसको बढ़ाकर 26 माह कर दिया। 26 का मतलब 4 6 24 साढ़े 6 महीना। अब नहीं तो जो बेचारी महिला काम कर रही श्रमिक के नाते, वो अगर गर्भवती हो गई तो बच्चा कैसे होगा? बच्चा अगर जब गर्भवती है तो काम कैसे करेगी? उसमें घर कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर बहुत कम देश हैं जिन्होंने 26 महीने का प्रावधान किया है। 26 महीना वो छुट्टी पे रहेगी और 26 सप्ताह, और उस 26 सप्ताह का जो पैसा होगा, जो तनख्वाह होगी, जो वेजेस होगा, वो फैक्ट्री को देने की बाध्यता होगी। तो मित्रों, इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा श्रमिकों को भी लाभ हो और मालिकों को भी और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उस संदर्भ में मैं बिहार सरकार के जो कि श्रम संसाधन विभाग है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने भी अपने 7 जो लेबर कानून है उसको ऑनलाइन कर दिया है। यानी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये बॉयलर अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका मजदूर अधिनियम, बीडीएम शिगार कर्मचारी अधिनियम, अब इन अधिनियमों के तहत जो मालिक हैं, जो संस्थान चलाने वाले हैं, ये ऑनलाइन जो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। इनको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस के अंदर पेमेंट करना है तो वो ऑनलाइन जो है और ये पेमेंट कर सकते हैं। और कुल मिलाकर अभी तक बिहार में 31 विभिन्न प्रकार की लेबर से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, योजना नहीं यानी जो कानून है, उसको ऑनलाइन जो है और करने का प्रावधान किया गया है। और इतना ही नहीं, तो जो इंस्पेक्शन किया जाता है, फैक्ट्री वाले सबसे ज़्यादा डरते लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन से। लेबर के इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? लोग डरते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? लोग डरते हैं। अब हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिया है कि 10 से ज़्यादा जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ कोई इंस्पेक्टर अकेले नहीं जाएगा। जितने तरह के फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होना है वह संयुक्त निरीक्षण होगा, एक साथ जाएंगे ताकि कोई दोहन न करे, कोई लोगों को परेशान न करे। 10 से ज़्यादा कामगार हैं, वहाँ सभी निरीक्षक का संयुक्त निरीक्षण होगा। और इतना ही नहीं, सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन इंस्पेक्शन, और जिसके अंदर 24 घंटे के भीतर उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट को ऑनलाइन दाखिल करना है। नहीं तो मालिक से ले देकर महीने भर तक उसको दौड़ा रहे कि दो इतना पैसा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दे देंगे। अब 24 घंटे के भीतर उसको ऑनलाइन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट दाखिल करना है। और ये भी प्रावधान किया गया है कि एक इंस्पेक्टर जिस कारखाने में एक बार जाएगा वो दोबारा उस कारखाने में नहीं जाएगा, दूसरा आदमी वहाँ पर जाएगा। दोबारा इंस्पेक्शन उसी इंस्पेक्टर के द्वारा जो है और नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, तो मित्रों, बिहार फैक्ट्री एक्ट के तहत पहले लाइसेंस के लिए 5 साल का प्रावधान था कि एक बार जो लाइसेंस मिलेगा वो 5 साल तक के लिए वैध होगा। अब उसको बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, यानी 10 वर्ष के बाद ही उसका नवीनीकरण होगा। एक बार बिहार कारखाना अधिनियम के तहत और अगर हो गया, लाइसेंस मिल गया, तो 10 साल के लिए वैध होगा। और जो रिटर्न दाखिल करना है वह भी ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। मित्रों, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ एक और बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिल सके इस दिशा में काम कर रही है, वही जो मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक, मिल मालिक या जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, उनकी भी जिंदगी सरल हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इसलिए चाहे उनको निबंधन कराना हो, उनको पैसा जमा करना हो, रिटर्न दाखिल करना हो, इंस्पेक्शन का मामला हो, उसका भी इतना सरलीकरण कर दिया गया है
कि कोई उसका दोहन नहीं कर सके। और मैं चाहूँगा सुधीर जी इस विभाग के अंदर 1 महीने से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं कि एक बार आप पूरा इन लेबर लॉज का भी अध्ययन करते हुए और इसका कितना सरलीकरण किया जा सकता है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति, इसको देखते हुए हम और अधिक सरलीकरण करने का काम करेंगे। और मित्रों, ये जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो सम निर्माण मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आज आपने देखा कि उनको अनेक तरह की सहायता की राशि वितरित की गई है। और हर एक, चाहे वो सड़क बन रहा हो या बिल्डिंग बन रही हो, उनका टोटल कॉस्ट का 1% उनको जमा करना है। और अभी करीब 1700 करोड़, कितना है, कितना, 1800 करोड़ रुपया, यानी लेबर डिपार्टमेंट का बजट जितना नहीं है उससे 6 गुना ज़्यादा और लेबर सेस के रूप में ये राशि जमा है। और हम चाहेंगे, और मुझे खुशी है कि विजय जी के इस विभाग के मंत्री बनने के बाद 3 साल पहले जितना खर्च होता था उस तुलना में कई गुना ज़्यादा खर्च हो रहा है। और निबंधित करने वाले लोगों की भी संख्या लगभग 14 लाख पहुँच गई है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। 1800 करोड़ रुपया हमारे पास है और इस पैसे को हम चाहें तो 1 साल में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन किनको दिया जाए, कैसे दिया जाए, किन योजनाओं के तहत दिया जाए, उनमें पारदर्शिता का अभाव न हो, ताकि हमारे जो गरीब जो लेबर है, जो भवन निर्माण या सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, उनकी, जिनको शादी पर, उनके बेटा बेटी की पढ़ाई पर, उनकी मृत्यु पर, दुर्घटना में मौत हो गई, तो हर चरण में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि आज और संसाधन विभाग ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर ये श्रमिक कल्याण दिवस का आयोजन किया है। और मैं अपने श्रमिक भाइयों को बिहार में विश्वास दिलाना चाहता हूँ और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को और लोगों को, जो लोग हैं, कि सरकार की जो भी नियम कानून है हम आपकी पूरी मदद करेंगे, भले आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, असंगठित क्षेत्र के लोग हों, लेकिन संगठित क्षेत्र के लोगों को जितनी सुविधा मिलती है उससे कम सुविधा, उससे कम लाभ हम असंगठित क्षेत्र के लोगों को नहीं देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्रमिक कल्याण दिवस के अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी बधाई और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन भी सदा हम लोगों को मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं